क्लिक कर दी स्लाइड। हाँ, नमस्कार बच्चों, सभी पेरेंट्स को नमस्कार, सभी अध्यापकगण को नमस्कार। आज हम पुनः एक नए अधिवेशन में एक अच्छी बात पे, एक अच्छे टॉपिक पे, एक अच्छे विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और जो कि अधिवेशन 27 है। आज हमारे साथ डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार राय जी हैं, जो कि ऊर्जा संचयन, विद्युत और रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण के बारे में बात करेंगे। उनके बारे में बात करने से पहले मैं डॉक्टर रावण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ बोलें, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर मृगनयन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर रावण जी। यस, मैं डॉक्टर आरपी त्रिपाठी राष्ट्रीय भोपाल की ओर से सभी का स्वागत कर रहा हूं। इसमें आईआईटी इंदौर की टीम, जिसके नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, डॉक्टर मृगेन जी, डॉक्टर आशीष कुमार और आज के वक्ता डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार राय साहब, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। साथ में मैं स्वागत कर रहा हूँ हमारी डाइट की टीम, बीआरपी, बीएससी, सीएससी, एपी एकेडमिक, विद्यार्थी और शिक्षकों का, जो नियमित हमारे इस कार्यक्रम में सुनते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, और यदि कतिपय कारण से आप तत्काल नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप बाद में भी इस लिंक से जुड़ करके कार्यक्रम को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आज का विषय बहुत ही रोचक है, निश्चित ही हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। मैं पुनः एक बार आईआईटी की टीम से अनुरोध करूंगा कि आगे के कार्यक्रम के लिए प्लीज। डॉक्टर मृगनयन जी, प्लीज डॉक्टर राय के बारे में कुछ बताएं। बताने का पर्पज यही है कि बच्चे भी जाने क्या क्या उनको पढ़ना चाहिए, और जिससे वो भविष्य में आगे ग्रोथ कर पाएं, आगे बढ़ पाएं। हमारा पर्पज जो है, उनको देखना चाहिए कि क्या क्या डिग्री उनको लेना चाहिए। डॉक्टर मृगनयन जी। धन्यवाद प्रोफेसर नीरज जी। मैं अभी स्लाइड्स थोड़ा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये स्लाइड विजिबल है क्या? यस यस, हाँ हाँ, स्लाइड दिख रहा है सर? नीरज जी? हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है मृगनयन जी, धन्यवाद। ऑनलाइन माध्यम से जुड़े मेरे सभी वैज्ञानिक मित्रों एवं अध्यापकगण को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऊर्जा जनरेशन, उसके भंडारण तथा संचयन के नए नए आयाम खोजने के लिए वैज्ञानिक दिन रात लगे हैं। एक विश्व स्तर पर होड़ सी मची हुई है कि कैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का संचयन करके उपयोग में लाया जा सके। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ आज के वक्ता प्रोफेसर धीरेन्द्र राय जी उपस्थित हैं। प्रोफेसर राय जी का परिचय देना एक हर्ष का विषय है, हर्ष की बात है हमारे लिए, क्योंकि प्रोफेसर राय हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे विभाग में सहयोगी भी हैं और हमारे घनिष्ठ मित्र भी हैं। तो आइए प्रोफेसर राय के बारे में संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं। तो प्रोफेसर राय जी का जन्म उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले के जो कि वाराणसी के पास है, जन्म हुआ था। अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी के से ही हुई है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, स्नातक आपने उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी से किया। उसके बाद परास्नातक की उपाधि आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको बीएचयू कहा जाता है, बीएचयू वाराणसी से किया। उसके बाद आपने CSIR JRF क्वालिफाई किया। तो JRF में बता देना चाहूँगा, एक तरह की फेलोशिप है, एक तरह का छात्रवृत्ति है, जो कि शोध कार्य के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। इस JRF क्वालिफाई करने के बाद आपने PhD ज्वाइन कर लिया IIT बॉम्बे से। 2013 में आपने PhD की उपाधि IIT बॉम्बे से प्राप्त की। इसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला। उसके बाद आपने 2017 में IIT इंदौर में सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया। आप विभिन्न देशों की, बहुत सारे देशों की विज्ञान से संबंधित
यात्रा भी किए, जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद इटली इत्यादि देशों का विजिट किए। सो आपके शोध कार्य के विषय में थोड़ा जान लें। अगर शोध कार्य की बात करें तो प्रोफेसर राय जी हाइब्रिड मटेरियल, नए नए तरह के पदार्थ अपने प्रयोगशाला में विकसित करते हैं और ये पदार्थ अलग अलग कार्यों में उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं इन्वायरमेंट में ढेर सारा प्रदूषण है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कैसे करना है, कैप्चर ही नहीं करना है, उसके स्वरूप को कैसे बदलना है, इस तरह के पदार्थ भी विकसित करते हैं। डाई को कैसे डिग्रेड करना है, और जिस पे आज चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पे, उस पे भी पदार्थ विकसित करते हैं कि कैसे जो है पदार्थ जो है ऊर्जा का रूपांतरण और भंडारण में प्रयोग में लाया जा सके। यही नहीं, आपने एक और नए पदार्थ को डेवलप किया है अपने लैब में, जिसमें कि लवण को निकाल के जल को कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे उपयोग में लाया जाए, कैसे जल का स्वच्छ बनाया जाए, इस विषय पे भी आपका शोध कार्य है। अधिक जानकारी के लिए आप ये सब लिंक पे जा सकते हैं, जैसे गूगल स्कॉलर लिंक है, ये आपको आपके शोध कार्य के बारे में बताएगा। ट्विटर लिंक है, आईआईटी इंदौर का वेबसाइट है आपका, इस पे जाएं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, कैसे कैसे क्या रिसर्च करते हैं। आपको अगर और अधिक जानना है, पर्सनल इंटरेक्शन करना है, तो आप मेल भी लिख सकते हैं dkrai@iiti.ac.in। तो इसी संक्षिप्त परिचय के साथ मैं प्रोफेसर राय को आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रोफेसर राय। धन्यवाद प्रोफेसर दुबे, प्रोफेसर शुक्ला, डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर शर्मा एंड सारे डिग्निटरी जो जुड़े हुए हैं इस आयोजन को लाइव करने के लिए, और सारे दर्शक, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स जो आज के इस प्रोग्राम में ऑनलाइन माध्यम के थ्रू जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। जैसा कि मेरे आज के डिस्कशन के बारे में आप जानते हैं कि मैं आज बात करने वाला हूं ऊर्जा संचयन, और विशेष तौर पे मैं बात करूंगा कैसे विद्युत ऊर्जा का संचयन कर रासायनिक ऊर्जा के रूप में किया जाता है, और जब आवश्यकता पड़े तो उसको हम वापस उपयोग कर सकें। तो मैं अपनी बात को आगे शुरू करूं उसके पहले मैं जो मेरे टॉक का पीपीटी है मैं उसको शेयर करना चाहूंगा। आज का विषय जिसपे मैं चर्चा करूंगा वो है ऊर्जा का संचयन, विद्युत और रासायनिक ऊर्जाओं का परस्पर रूपांतरण। इस पूरे चर्चा के दौरान मैं इस बात पे विशेष रूप से जोर दूंगा कि क्यों हमें ऊर्जा संचयन की आवश्यकता है, क्यों हमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक कोई इंटरप्शन है, मैं कंटिन्यू करूं? नहीं, कंटिन्यू कीजिए। ओके, क्यों इसकी आवश्यकता है, और आज के करंट टाइम में क्या रिसर्च हो रहे हैं, और उसके उदाहरण के रूप में मैं एक छोटा सा उदाहरण अपनी प्रयोगशाला से जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसका मैं आपको एक उदाहरण के स्वरूप में आपको दिखाऊंगा कैसे वो ऊर्जा संचयन में उस क्या रिसर्च हो रहे हैं। तो मैं अगर आगे बढ़ूं तो मुझे आशा है कि मेरा पॉइंटर आपको विजिबल है, ताकि इसी पॉइंटर के थ्रू मैं चीजों को हाईलाइट करता रहूंगा। तो पिछले महीने में आपने देखा काफी, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में काफी सारी न्यूज थे कोल शॉर्टेज को लेके, कोयले की कमी को लेके। केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत ही चिंतित थी, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अलार्मिंग न्यूज ऐसे थे कि भारत में क्या ऊर्जा की समस्या होने वाली है अगर कोयला कम पड़ा तो और पिछले ही महीने में अभी हाल में आपने रोम में G20 समिट हुआ था। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष रोम में मिले और उन्होंने कुछ अपना पॉलिसी मेकिंग किया, और उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो सामने आया कि सारे देश इस बात के लिए एग्री हुए कि वो अपना कोयले पे, जो कोल प्लांट से जो बिजली का उत्पादन होता है, उस पे थोड़ा सा वो उसको कम करेंगे और किसी वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ वो जाना चाहेंगे।
अब ये प्रश्न है क्यों कोयले का उपयोग कम करना है। हम जानते हैं कि ये पृथ्वी करीब करोड़ों और लाखों सालों में जो उसके ऊपर पेड़ पौधे गिरे हुए थे उसको उसने अपने अंदर वो दब जाते हैं और लाखों करोड़ों सालों में इसे बोलते हैं फॉसिफिकेशन होना होते हैं। इस प्रोसेस इसके द्वारा वो उसको कोयले में, पेट्रोल में, डीजल में जो आप देखते हैं अंडरग्राउंड जो जमीन के अंदर से निकालते हैं, इसको वो उसको रूपांतरित कर देते हैं और इसको करने में उनको पृथ्वी को लाखों करोड़ों साल लगा। लेकिन जरा सोचिए 17वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति जिसको हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं का शुरुआत हुआ और महज 200 से 300 साल में आज हमने ये अवस्था कर दी है कि हम ऑलमोस्ट ज्यादातर कोयला और फॉसिल फ्यूल्स जिसको भूगत जो हमारे जो सोर्स जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, डीजल, पेट्रोल, इन और गैसेस, नेचुरल गैस, इन सबको हम निकाल चुके हैं और समय आ गया कि वो डिप्लीटिंग स्टेज में आ गया, वो कम पड़ना शुरू हो गए। तो क्या हम इसी तरह अपने अपने एनर्जी का को पूरा करने के लिए, आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या हम इसी तरह पृथ्वी में अंडरग्राउंड रिसोर्स का दोहन करते रहेंगे? ये नहीं चल सकता और लंबे समय तक ये नहीं चल पाए क्योंकि वो एक दिन खत्म हो जाएगा। उसको फिर से बनने के लिए आपको 1 लाख 1 करोड़ वर्ष देना पड़ेगा, लेकिन हम तो जल्दी में हैं। दूसरी बात ये कि इन चीजों का जब हम इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है जिससे कि हम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। आज प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा भयानक समस्या हमारे सामने खड़ा हुआ है। जैसा कि डॉक्टर दुबे ने बताया कि मेरा एक रिसर्च फील्ड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन और फिक्सेशन पे भी है, तो हम लोग उस पर भी काम करें। हालांकि आज की चर्चा का विषय मेरा सिर्फ ऊर्जा रूपांतरण के बारे में है। तो इन दो चीजों को देखते हुए अभी सारे विश्व में इस बात की चर्चा चल रही है कि हमें अब जो फॉसिल फ्यूल पे है उस पे अपना जो है डिपेंडेंस, अपनी जो निर्भरता है, कम करना चाहिए। तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? हमें तो कोई वैकल्पिक एक सोर्स चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आपने और देखा अभी हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उन्होंने कहा कि हम 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करना चाहते हैं। कारण सिर्फ यही है, हमारे देश में पेट्रोल की कमी है। आज देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हम डिपेंडेंट हैं दूसरे से इंपोर्ट पर। तो बेहतर है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएं। वो इतना आसान नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल तभी हम जा सकते हैं जब हमारे पास ऊर्जा संचयन करने का जो तरीका हो बहुत ही इफिशियंट हो, बहुत ही अच्छा हो। और हमें नहीं, पूरा विश्व उस स्तर पे अभी नहीं पहुंचा है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। तो जब हम बात करते हैं वैकल्पिक सोर्सेस की, तो वो वैकल्पिक सोर्सेस क्या है? मुख्य रूप से 3 वैकल्पिक सोर्स हैं ऊर्जा के लिए। एक सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, और पन बिजली जिसे आप हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। अगर मैं बात करूं विंड, पवन ऊर्जा और पन बिजली, हाइड्रो एनर्जी की, तो आप देखेंगे इसका मैकेनिज्म, मेन तरीका क्या है, कैसे बिजली उत्पन्न होती है। तो आप देखेंगे, अच्छा मैं इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल एनर्जी भी बोलते हैं। सस्टेनेबल शब्द का आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है। उसको बोलते हैं कि ऐसा तरीका जिसमें हम अपना काम भी चला लें और वो कभी खत्म भी ना हो, और न तो उससे किसी वातावरण पर कोई प्रतिकूल असर पड़े। तो अगर आप सोलर एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, पवन, विंड एनर्जी इस्तेमाल करेंगे और हाइड्रो एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, तो इससे कोई भी वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात ये कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक सूरज नहीं जाने वाला है, तो हमेशा सौर ऊर्जा उपलब्ध रहेगा, हवा हमेशा चलेगी और पानी हमेशा बहेगा। ये हमेशा चल, इसीलिए इसको बोलते हैं सस्टेनेबल सोर्सेस, ये हमेशा रहेंगे। तो अगर हम बात करें विंड एनर्जी की, तो आप इन दोनों में देखेंगे कि विंड और पवन ऊर्जा और हाइड्रो एनर्जी में मेन चीज है हमें उसको स्पिन कराना। किसी तरह से हम उसको अगर रोटेट किसी चीज को करा दें मैकेनिकली, तो उससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के दौरान आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हमारे घरों में होता है, हम डीजल डालते हैं और उसको घुमाता है। जब वो घुमाता है तो एक मैग्नेट उसके अंदर है, वो मैग्नेट घूमता है, बाहर कॉइल लगा होता है, मैग्नेट फ्लक्स चेंज होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एक उदाहरण के रूप में और देख सकते हैं आप, जब आप कार चलाते हैं तो कार की जो बैटरी होती है, कभी आपने उसको चार्ज किया है? आज तक आपने कभी उसको चार्ज नहीं किया, क्योंकि जब हम कार चलाते हैं, जब पहिया घूमता है, तो उसी से बिजली उत्पन्न करते हैं और उसी बिजली से हम फिर अपने बैटरी को चार्ज भी कर लेते हैं। तो हमारा मेन मकसद है किसी तरीके से हम एक स्पिन मूवमेंट, एक रोटेटिंग मूवमेंट जनरेट कर देंगे। तो जब हवा ऐसे गुजरेगी
तो ब्लेड का डिजाइन ऐसा है कि अपने आप ये पंखा चलेगा, और जब पंखा चलेगा तो इससे टरबाइन मूवमेंट होगा और इसके बाद जो है बिजली उत्पन्न होगी और उस बिजली का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही अगर पानी की बात करें, पनबिजली की बात करें, तो एक ऊपर लेवल में पानी है, नीचे लेवल में पानी है। जब पानी तेजी से फ्लो करेगा ऊपर से नीचे, तो पानी के मूवमेंट के कारण यहाँ पे जो ब्लेड लगा हुआ है वो घूमेगा और इसको स्पिन कराएगा और इससे फिर से बिजली उत्पन्न होगी। ये तरीके हैं विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। सौर ऊर्जा थोड़ा सा अलग तरीके से आता है, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। अभी जरा देखिए सौर ऊर्जा के बारे में, इसके अंदर कितनी क्षमता है। शायद ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि सूरज 1 घंटे में जितनी ऊर्जा धरती पे डालता है, उस 1 घंटे ऊर्जा इतना सफिशिएंट है कि पूरे साल का हमारा एनर्जी का, ऊर्जा का डिमांड वो पूरा कर सकता है। सिर्फ 1 घंटे जो सूरज रोशनी देता है सन पे, उस रोशनी में इतनी एनर्जी होती है। लेकिन तब समस्या क्या है? समस्या क्या है कि हमारे पास ऐसा इफिशिएंट अच्छा तरीका नहीं है जिससे कि हम उसके सारे ऊर्जा को स्टोर कर सकें, और इसीलिए आज के दिन में एनर्जी स्टोरेज की बहुत ही आवश्यकता है। इस पे रिसर्च की आवश्यकता है, बहुत शोध करने की आवश्यकता है। जरा देखिए आज के वर्तमान समय में क्या हमारी स्थिति है। जो हम तमाम स्रोत हैं ऊर्जाओं के, उनमें हम किससे कितना लेते हैं। तो अगर ये आप ये एक पाई चार्ट देखेंगे, ये दर्शा रहा है कि कोयला, आज हमारा जो एनर्जी डिमांड है 27% उसका हम कोयला से पूरा करते हैं। नेचुरल गैस जो होता है उससे 34% डिमांड करते हैं। तो क्या हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ, ज्यादातर हमारा जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो पूर्ति होती है किससे? वो फॉसिल फ्यूल से करती है, और फॉसिल फ्यूल लंबा समय रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो मतलब हमें वैकल्पिक की तरफ जाना पड़ेगा, और वैकल्पिक वो क्या है? सोलर, पवन और पनबिजली। तो समस्या क्या है, क्यों नहीं हम जा रहे हैं? समस्या दो मुख्य रूप से है। पहला जो समस्या है वो कॉस्ट मैनेजमेंट है। पहला समस्या कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है आज के दिनों में, जिससे कि हम सौर ऊर्जा का स्टोरेज कर सकें, वो अभी थोड़ा सा महंगा है। तो कुछ देशों में, जैसे जहां पे एक और जहां की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, उस देशों में शायद इसको लगाना अभी थोड़ा मुश्किल है। लग जाएगा, लेकिन अब इसके कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, उतना पैसा, उतना लागत ज्यादा है। तो हमें जरूरत है कि हम एक रिसर्च करें टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ताकि उसको कैसे हम मॉडिफाई करें, कम से कम पैसे में हो जाए। और दूसरा जो है जरूरत है, एनर्जी स्टोरेज का जो भी चीजें हैं, डिवाइस है, वो इतना इफिशिएंट हो कि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को अपने पास स्टोर करे। आज के डेट में दुर्भाग्य से हमारे पास बैटरी है, सब कुछ है, लेकिन वो इतने इफिशिएंट नहीं है कि सारे एनर्जी को स्टोर कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर आपके घरों में इन्वर्टर होंगे। इन्वर्टर हार्डली 2-3 घंटा आपको पावर सप्लाई कर सकता है, इसके बाद उसमें से आवाज शुरू हो जाएगी। तो बैटरी है, फिर भी वो इतना एफिशिएंट नहीं है, तो हमें बैटरी की क्षमता को बढ़ाना है। जरा सोलर एनर्जी के बारे में हम देखिए कैसे काम कर रहे हैं। तो सूर्य अपने ऊर्जा से क्या करता है, एक मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो है इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर होल्स, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो आमतौर पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा नीचे रहना चाहता है, वो ऊपर, मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया हूं, जानते हो कि दर्शक जो है उतने टेक्निकली सभी वर्गों के दर्शकों को एक साथ लेके चलने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा यहां रहना चाहता है, लेकिन सूरज अपनी एनर्जी से जबरदस्ती इस इलेक्ट्रॉन को उठा के ऊपर डाल देता है। दुर्भाग्य से ये इलेक्ट्रॉन वापस ऐसे नहीं आ सकता। तो अगर आप इसमें तार जोड़ देंगे इन दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तुरंत इस तार के थ्रू भाग के क्या आएगा, वापस अपने घर पे आ जाएगा। लेकिन सूरज फिर से नहीं मानेगा और सूरज फिर इसको उठा के ऊपर डाल देगा, क्योंकि सूरज के पास एनर्जी है, अपने एनर्जी से न चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉन को ऊपर उठा देगा। बार बार इलेक्ट्रॉन घूम के ऐसे आएगा, और आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वो करंट फ्लो होता है, तो करंट बहेगी, और करंट बहेगी तो आप उसको अपने घरों में बल्ब जलाने के लिए, फैन जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी समय हम क्या कर देते हैं, अगर इसको हम साथ में एक बैटरी लगा दें, तो आपके बल्ब को भी जला रहा है, आपके फैन को भी जला रहा है, और आपका बैटरी भी चार्ज हो रहा है जब सूरज दे रहा है। हमें बैटरी की आवश्यकता इसलिए है कि हाइड्रो, सूरज, पनबिजली और ये जो पवन चक्की से जो हम एनर्जी मिलती है, ये इनको बोलते हैं इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमेशा उतने एफिशिएंसी से नहीं देंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे क्या रात को सूरज ऊर्जा दे पाएगा? नहीं देगा। तो रात को एनर्जी कहां से आएगी? क्या हमेशा हवा तेज चलती है तो जो आपका विंड मिल है वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा? क्या हमेशा पानी रिजर्वायर में ऊपर भरा रहेगा? गर्मी के दिनों में सूख सकता है। तो उन दिनों में कैसे हम बिजली पैदा करेंगे? इसीलिए हम टोटली शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं इन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस पे, बिकॉज कुछ दिन तक ये देंगे, कुछ दिन खुद नहीं रहेंगे। इसलिए अगर बेहतर हो कि हम एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस खूब इफिशियंट डेवलप करें कि जब दिन में सूरज दे रहा है रोशनी, उस समय ऊर्जा प्राप्त हो, उसको हम स्टोर कर लें, फिर रात को उसी से हम उसको देते हैं, जस्ट लाइक इन्वर्टर, जैसे आप इन्वर्टर करते हैं। लेकिन उसकी इफिशियंसी हमको बढ़ाना होगा। तो अभी तक मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि यही कारण है कि हमें बहुत ही इफिशियंट एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा संचयन का एक डिवाइस चाहिए जो हमको बनाना चाहिए। अभी देखते हैं मुख्य तौर पे हमारे पास कौन कौन से एनर्जी स्टोरेज डिवाइस आज के डेट में हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा यूज करते हैं वो है बैटरी। अच्छा, बैटरी क्या करता है? बैटरी करता है ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कहां से आई? जब आप दिन के समय में सोलर सेल से जो एनर्जी आ रही थी, उस समय आपने अपने घर में भी उसको इस्तेमाल किया और उसमें साइड में आपने एक उसको स्टोर करने के लिए डिवाइस भी लगा दिया। तो दिन के समय में जो सूर्य से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप जनरेट किए थे, उस एनर्जी को आप किस तरह स्टोर कर दीजिए? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में आप उसको स्टोर कर लीजिए, संचय कर लीजिए, और रात को फिर उसी रासायनिक ऊर्जा से वापस आप उसको विद्युत ऊर्जा में प्राप्त कर लीजिए। ये कैसे होता है, इसका जरा मैकेनिज्म देखें, ये होता कैसे है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे देखिए, ये एक दो बर्तन टाइप में कह सकते हैं आप इसको। इसमें एक कॉपर की रॉड है और इसमें एक जिंक की रॉड है, और इस दोनों में जो आप जो लिक्विड तरह देख रहे हैं, ये इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है और इसमें जिंक सल्फेट भरा हुआ है। अमूमन जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है और कॉपर हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है। प्राकृतिक रूप से यही होता है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने बाहर से इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स लेके, बाहर से पावर लेके, जो सौर ऊर्जा से हमको पावर मिला था, उससे हम जबरदस्ती एक उल्टा रिएक्शन करवा रहे हैं। इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे कॉपर जो है, जो रॉड है, कॉपर 2+ के में रूप में नीचे आ रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन वो पीछे छोड़ दे रहा है। जब कॉपर 2+ बनेगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां से तार से होते हुए यहां आके, ये जो जिंक प्लस 2+ है, ये जिंक प्लस यहाँ पे आएगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो जिंक जो है जाके इस पे अटैच हो जाएगा, और कॉपर बेचारा जो यहां से कूद के इसमें आ जाएगा। और नेट रिएक्शन क्या होगा, जिंक 2+ जो है कॉपर से रिएक्शन करके खुद सॉलिड हो जा रहा है, और कॉपर जो है यहां से कूद के लिक्विड में आ जा रहा है। ये रिएक्शन नेचुरल नहीं है, ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है एक्सटर्नल पावर सोर्स से। तो आपने इसको करा दिया और ऐसा हो गया। लेकिन वापस से इलेक्ट्रॉन फिर जाना चाहता है, तो अब क्या करेंगे? अब जब आप अगर कोई यहाँ पे बल्ब, पंखा कुछ भी आप लगा रहे हैं, तो ये वापस जिंक जो है, जिंक वापस इसमें कूद जाएगा जिंक +2 के रूप में, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूमते 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 वापस कॉपर प्लस लेके यहाँ पे वापस आएगा। ठीक उल्टा रिएक्शन होगा। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है तो बल्ब जलेगा। अच्छा, जब ये रिएक्शन चल रही है, इसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग। ये नेचुरली चल रही है, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा। ये वाला रिएक्शन को जबरदस्ती कराएगा, इसे बोलते हैं चार्जिंग, बाहर से पावर देकर कराएगा, और ये नेचुरली हो रही है। ठीक है। तो इसको आप अगर 10th स्टैंडर्ड में होंगे तो आप पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं डेनियल सेल। बहुत ही प्राइमरी टेक्स्ट बुक में इसके बारे में चर्चा की गई। आजकल जो हम मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नाम सुनेंगे लिथियम आयन बैटरी, हर जगह बहुत चर्चा सुनी होगी। ये लिथियम आयन बैटरी क्या है? तो अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें, तो यहां भी देखिए, जब हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, तो हम उस विद्युत ऊर्जा से कुछ ऐसे रिएक्शन करवाते हैं, ऐसे अभिक्रियाएं करवाते हैं जो कि नेचुरली नहीं होती, प्राकृतिक रूप से नहीं, उसको हम जबरदस्ती करवा देते हैं। और वो जबरदस्ती होने के बाद जब वो जब वो जो एक्सटर्नल पावर जो हटता है, तो वो वापस अपने जगह पे इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, और तब करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, कि ये दो
दो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड देखें, जैसे ये 2 इलेक्ट्रोड है, वैसे यहाँ भी ये 2 इलेक्ट्रोड है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाहर से पावर सोर्स देके जो लिथियम का नाम सुने होंगे, लिथियम प्लस के फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, उस लिथियम प्लस में हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डाल के उसको लिथियम बना रहे हैं। और ये एक अप्राकृतिक रिएक्शन है। प्राकृतिक तरीके से लिथियम हमेशा लिथियम प्लस में रहना चाहता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिथियम लिथियम प्लस के रूप में है और लिथियम हमेशा यहीं पे रहना चाहता है, लेकिन बाहर से आपने जबरदस्ती क्या किया, लिथियम को आपने यहां से उठा के यहाँ पे भेज दिया। और ये क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आप इसे बोलते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफीन बोलते हैं। और मैं बता दूं, जो ग्रेफाइट ग्रेफीन नहीं जानते हैं, आप जो पेंसिल का आपका जो नोक होता है, जो आप उसको शार्प करते हैं, यही ग्रेफाइट है। और ये ग्रेफाइट का जो संरचना होती है वो क्या होती है, लेयर स्ट्रक्चर में होती है, कई सारे आपस में ऐसे 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 लेयर होते हैं। और ये बहुत ही कंडक्टिव होता है, इसके अंदर इसकी तुलना करें कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये लिथियम जब यहाँ पे आता है, उसी समय इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आके इस लिथियम के अंदर घुस जाता है और यहाँ पे लिथियम बेचारा लिथियम न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। ये जबरदस्ती का रिएक्शन है। जैसे ही आपने चार्जिंग हटाया, बाहर से पावर सोर्स हटाया और आप कोई मान लीजिए बल्ब लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फिर से वापस भागना चाहेगा और ये लिथियम यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन फेंकेगा यहाँ पे और वापस यहाँ पे लिथियम प्लस के रूप में आना चाहेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब वापस घूम के ऐसे आएगा तो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से लिथियम आयन बैटरी काम करती है और यही पूरा फिलॉसफी है, यही तरीका है जिस तरह से बैटरी काम करती है। अब देखते हैं कि बैटरी जो है तो उसके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो बैटरी में कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। तो बैटरी की अच्छाइयों की बात करें तो बैटरी जो है, ऊर्जा जो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, कितना ऊर्जा वो अपने अंदर रख सकता है, वो काफी ज्यादा रख सकता है, ठीक है। और लेकिन एक कमी है बैटरी के अंदर, बहुत बड़ी कमी ये है कि एक मैं तुलना उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, जैसे आप सुराही लेके किसी झरना के पास जाइए, भरने के लिए जाइए, तो झरना से तो पानी बहुत आ रहा है, लेकिन चूंकि सुराही का मुंह बहुत छोटा है तो पानी बहुत धीरे धीरे उसमें भरेगा। तो बैटरी का यही समस्या है, जो ऊर्जा है वो बहुत धीरे 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 वो एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है। और जब सुराही को आप पलटेंगे ऐसे तो पानी भी धीरे चार्ज होता है और धीरे डिस्चार्ज होता है। इसकी तुलना कछुए से कर सकते हैं। कछुआ क्या करता है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस बोलते हैं, वो धीरे धीरे चलता है, तो बेचारा धीरे से धीरे धीरे चार्ज होगा और धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, लेकिन लंबा टाइम चलेगा, इसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है तुलनात्मक तरीके से। इसका जो चार्जिंग, चूंकि चार्जिंग करने में टाइम ज्यादा लगता है, इसको आप चार्ज करें, आपको मोबाइल का बैटरी कम से कम 2 घंटे लेती है चार्ज होने में, तो 2 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा और इसको आप बहुत लंबे समय तक चार्ज डिस्चार्ज नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर मैं दूं, आपके पास एक मोबाइल है तो आप उसको 1000 बार चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं, फिर बैटरी ऑलमोस्ट खराब हो जाती है। 1000 मतलब 365 दिन का एक साल हुआ, तो एवरेज तरीके से 3 साल 3.5 साल बाद आपकी बैटरी जो है काम करने नहीं देगी। तो इसका अल्टरनेटिव क्या आ सकता है, इसका अल्टरनेटिव आजकल है मार्केट में, नया रिसर्च चल रहा है, उसे बोलते हैं सुपर कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर जस्ट लाइक सुपरमैन, ऑर्डिनरी आदमी और एक सुपर आदमी। सुपर कैपेसिटर की खास बात क्या है, ये बहुत जल्दी चार्ज होता है, ठीक है। तो इसकी तुलना अगर करें तो आप झरने में बाल्टी लेके चले गए हैं और तुरंत पानी भर गया और तुरंत पानी आप निकाल लेते, लेकिन इसका एक समस्या ये है कि ये जितना पानी ये इकट्ठा कर लेता उतना पानी ये इकट्ठा नहीं कर पाता। जो सुपर कैपेसिटर है उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन अच्छाई क्या है, बहुत जल्दी जो भी स्टोर होगा बहुत जल्दी स्टोर होगा और बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। तो इसका फायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा है ऐसे जगह, ऐसी आवश्यकता, ऐसा उपयोग का जगह जहां पे आपको ऊर्जा बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत जल्दी चाहिए, वहां पे बैटरी फेल हो जाएगी, क्योंकि बैटरी धीरे धीरे अपना एनर्जी डिस्चार्ज करती है। और ऐसा जगह जहां पे ढेर सारा ऊर्जा एक साथ आपको दिया जा रहा है कि इसको स्टोर करो, लेकिन बैटरी वहां भी फेल हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे स्टोर भी करती है। सुपर कैपेसिटर हालांकि कम स्टोर, मात्रा कम स्टोर करेगी, लेकिन कम समय में बहुत तेज अपना वो एनर्जी बाहर निकाल देती है, आपके उपयोग के लिए प्रदान करेगी। और इसका चार्जिंग चूंकि टाइम बहुत कम है, तो ये 10 लाख टाइम्स जो इसको आप चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, इसकी लाइफ
लाइफ लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके उपयोग क्या है? तो आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में हाइब्रिड, जो हाइब्रिड मतलब पेट्रोल बैटरी के हाइब्रिड नहीं, आजकल जो बैटरी वाली कार भी है उसमें अब बैटरी और सुपर कैपेसिटर दोनों का उपयोग किया जा रहा है आजकल। क्यों किया जा रहा है? उदाहरण के लिए देखिए, आपकी कार 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, अचानक कोई सामने आ गया, आपने ब्रेक मारा, वो 80 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली कार महज 2 या 3 सेकंड में स्टैंड स्टिल हो जाती है, एकदम जीरो खड़ी हो जाती है। जब वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी तो उसके अंदर बहुत काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी से बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, वो बहुत ज्यादा था। उतना ज्यादा अगर आप उसका फार्मूला देखेंगे तो बोलते हैं हाफ mv स्क्वायर। तो कार का जो मास, द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, इतना काइनेटिक एनर्जी था कार के पास, और आपने ब्रेक मार के 3 सेकंड में वो सारा काइनेटिक एनर्जी खत्म कर दिया। वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आया था कार के अंदर? वो पेट्रोल के जलने से आया था। पेट्रोल का केमिकल एनर्जी जो है उसको काइनेटिक एनर्जी दिया था, और आपने ब्रेक मार के वो सारा खत्म कर दिया। अब पेट्रोल को फिर से जल के उतना काइनेटिक एनर्जी कार को देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऐसा सिस्टम होता, वो जो काइनेटिक एनर्जी है कोई तरीका होता कि हम उसको स्टोर कर लें, तो कितना अच्छा होता। आप वहां पे, हमारे कार में तो बैटरी होती ही है एनीवेज, लेकिन बैटरी का प्रॉब्लम ये है कि 3 सेकेंड में इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जब निकलेगा उसको वो स्टोर नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया कि बैटरी सुराही है, इतना सारा एनर्जी एक साथ उसके सामने आ गया और वो उसको स्टोर नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम सुपर कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर कैपेसिटर क्या करेगा? जितना भी काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी एक साथ 3 सेकंड के अंदर आया, उतना भी वो भी एनर्जी सुपर कैपेसिटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या होगा? फिर आपको कार चलाना है आगे। जब कार का स्पीड लेना होता है, तो पहला शुरू में 0 से वो 10, 20, 30, 50 आप जाते हैं, उस समय भी कार को बहुत पावर चाहिए होता है। तो वो भी बैटरी जो, अगर सिर्फ आप बैटरी पे अपनी कार चला रहे हैं तो बैटरी फिर से, बैटरी अपना एनर्जी बहुत स्लो स्लो देती है, तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो वहां पे सुपर कैपेसिटर सपोर्ट करेगा। उस समय सुपर कैपेसिटर अपना ढेर सारा एनर्जी एक साथ उसको दे देगा। तो आप देख रहे हैं कि फायदा क्या हुआ। जो बहुत सारी एनर्जी हमारी ब्रेक मारने पे लॉस हो जा रही थी, उस एनर्जी को सुपर कैपेसिटर तुरंत स्टोर कर ले रहा है, और जब जरूरत पड़ी उस समय दे दे रहा है। बैटरी तभी काम करेगा जब आपकी कार 80 की स्पीड में आराम से चल रही है, उस समय बैटरी पे चलेगी। जब आप ब्रेक मारेंगे तो वो सुपर कैपेसिटर उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो आपका एनर्जी जो लॉस हो रहा है वो बहुत कम हो जाएगा। तो आजकल ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, जहां पे बहुत सारे बसेस में, कार्स में, अभी फुल्ली नहीं हुआ है लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि कार और बसेस सुपर कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रही है, बैटरी और दोनों का, ताकि एनर्जी का लॉस कम से कम हो। तो सुपर कैपेसिटर क्या है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसके पहले ये जरूरी है कि हमें ये जानना कि आपने सुना होगा एक शब्द कैपेसिटर, जो 10th स्टैंडर्ड में बच्चे होंगे या जो टीचर जुड़े हुए हैं उनको कैपेसिटर के बारे में जानकारी होगी। तो कैपेसिटर क्या है, सुपर कैपेसिटर के पहले हम जान लेते हैं। होता क्या है, आप दो प्लेट ले लीजिए और उस पर कोई आप बाहर से पावर सोर्स, मतलब जैसे आपने सन से जो आपने पावर जनरेट किया है वो उस पर आप, यहाँ पे आप सोर्स लगा दीजिए। तो आपने पावरफुली, आपने फोर्सफुली आप इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने पोटेंशियल इस पे लगाया, विभवांतर आपने लगाया, विभव उत्पन्न किया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर जो है यहां से जा रहा है, ये जो है आप जबरदस्ती एक्सटर्नल पावर से कर रहे हैं। तो होगा क्या, जो बीच, तो ये जो प्लेट होगी उसके ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएगा, और ये जो प्लेट होगा उस पर नेगेटिव 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 चार्ज आ जाएगा। और जो बीच का जो मीडियम है, जो चीज हवा है, उसके अंदर मॉइस्चर है, बहुत सारे गैसेस हैं, वो क्या होंगे, आपने सुना होगा डाइपोल। डाइपोल का मैं हिंदी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, हालांकि मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ। तो बहुत सारे डाइपोल होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में आके पॉजिटिव के पास पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा और नेगेटिव के पास नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा। क्या चीज जुड़ता है, ये जो बीच की जो हवा है, जो भी कुछ है। इसके बाद जब आप इसको पावर सोर्स को हटा दीजिए और यहाँ पे कोई बल्ब लगा दीजिए, तो ये फिर से जो इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां ट्रेवल किया था, ये वापस इलेक्ट्रॉन फिर वापस यहाँ पे आना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा नेचुरली तो करंट फ्लो होगा। लेकिन ये करंट जो है, मैं बता दूं कितने सेकंड के लिए चलता है। ये करंट जो है सेकंड के 10,000 1,00,000वें भाग में चलता है। मतलब पहले आप सोचें कि इससे आप पंखा चला लें तो इम्पॉसिबल, आप स्विच दबाने जाएंगे उतने बार में करंट खत्म हो जाएगा। ये सुपर कैपेसिटर की खासियत है, इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग बहुत तेज से।
तो अच्छा, एक बात और देखें, आप अगर ध्यान से देखें इसको, जितना ही बड़ा ये सरफेस होगा, ये जो एरिया, जो प्लेट का एरिया है, उतना ही ज्यादा ये बाहर वाला चार्ज आके इस पे जुड़ेगा, और जितना ही ज्यादा इस पे चार्ज ये जुड़ेगा, उतना ही ज्यादा आप करंट, उतने समय के लिए आप करंट उसको बढ़ा सकते हैं। देखा, थोड़ा सा डाइपोल जुड़ा, आपने हटाया, सारे डाइपोल फिर वापस आ गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो करंट बहा ही नहीं। लेकिन आप अगर ये सरफेस एरिया, जो प्लेट का एरिया है, इसको आप बढ़ा दीजिए, तब जो है शायद करंट का टाइम और करंट की मात्रा बढ़ जाए। तो आजकल क्या हो रहा है रिसर्च की फील्ड में, मैं आपको बताऊं, ये आपका मान लीजिए प्लेट था, और इस प्लेट को मान लीजिए हमने तोड़ दिया 10 भागों में, और इसको फिर से मैं तोड़ता गया, और ये प्लेट आपका मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का प्लेट था। इसको मैं तोड़ के 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर कर देता हूं, और फिर इसको फाइनली मैं तोड़ के इस लेवल पे कर देता हूं। तो होता क्या है, जैसे जैसे आप इसको छोटे 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 भागों में तोड़ना जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, इसका आयतन, तो इसका आयतन और इन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए, इसका आयतन, और इन सबको एक साथ जोड़ दिया इसका आयतन, आयतन तो सेम होगा, वॉल्यूम तो सेम होने वाला सबका। लेकिन आप देखेंगे सरफेस एरिया, जो इनके सरफेस का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो काफी बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो आप 1 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर से हम कहा, किस लेवल पे आ गए हैं, हम नैनोमीटर लेवल में आ गए। नैनोमीटर लेवल मतलब 1 पे 1 के नीचे 1 पे 9 शून्य, इतना छोटा डायमेंशन, मतलब मैं 10 लाख 20 लाख 20 लाख गुना छोटा 1 मीटर से, इतना छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्टिकल में इसको हम तोड़ देते हैं। तो अगर मैं आपको तुलना कर लेके आपको दिखाऊं, अगर मान लीजिए इसका जो एरिया है सरफेस का 2, 3, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया पता है कितना, इसका 100, 200 मीटर स्क्वायर। ये 1 by 1 का प्लेट इतना बड़ा होगा आपका। यही जब प्लेट बहुत टुकड़ों में बांट दिया गया, नैनो लेवल में ला दिया गया, तो ये प्लेट इतना बड़ा हो गया कि इसको अगर आप 1 ग्राम ये है इतना छोटा, और 1 ग्राम इसको अगर आप फैलाएंगे, शायद ये किसी टेनिस का कोर्ट को कवर कर देगा, फुल्ली कवर कर, इतना बड़ा सरफेस एरिया है, एक टेनिस का कोर्ट कवर हो जाएगा। इसीलिए आजकल आप बात सुन रहे हो कि नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत सारी बातें हो रही है। नैनो टेक्नोलॉजी की यही खासियत है कि जब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, तो जिसका एरिया, सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले पीपीटी में बताया कि सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो क्या होगा, एरिया बढ़ गया तो उस पे आयन का, उस पे जो डाइपोल थे बीच के, उसको चिपकने, एड्जॉर्ब मतलब उस पे आके लगने की संख्या बढ़ेगी, तो हमारा करंट बढ़ जाएगा। तो इसी का हम लोग प्रयोग करके डिजाइन करते हैं। हम प्लेट, कोई पीछे एक करंट, एक कंडक्टिव कोई प्लेट ले लिया, और उसके ऊपर ये नैनोमीटर के डायमेंशन में के आकार का छोटे टुकड़े हम जो हैं उस पे ऐसे चिपका देते हैं, अपना कोई मटेरियल लेके। अब देखेंगे इसका जो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उस पे अब जो जगह है काफी बढ़ गए, तो उस पे ढेर सारे आयन आके चिपकेंगे। यही नहीं, जो बीच में हवा थी पिछले स्लाइड में, यहाँ पे जो बीच में हवा थी, उस हवा को हम क्या करते हैं, एक्चुअल इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इसे आपने नमक, सोडियम क्लोराइड का पानी में जब बनाते हो, विलयन सोल्यूशन जिसे बोलते हैं, ये आपने सोल्यूशन इसको ले लिया यहाँ। तो अब ये क्या होगा, जब आप यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करोगे बाहर से लगा के, तो ये प्लेट जब पॉजिटिव हो जाएगा, तो सारे जो, मान लीजिए हमने यहाँ पे सोडियम सल्फेट लिया हुआ, तो सारे सल्फेट आके इस पे चिपकना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट है, ये हवा नहीं है, एकदम इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया हुआ है, तो वो आके इस पे चिपकेगा, तो ढेर सारे सल्फेट चिपकेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका सरफेस ढेर बहुत ज्यादा है। वैसे ही जो निगेटिव वाला एंड है, इस पे ढेर सारा सोडियम आके चिपकेगा, तो ये भी। और जब आप इस पावर सोर्स को हटाएंगे, तो ये सल्फेट और सोडियम, सल्फेट आयन और सोडियम वापस आना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे बैक बहेगा, तो करंट ज्यादा बहेगी और लंबे समय तक बहेगी। तो इसे कहते हैं सुपर कैपेसिटर। ऐसे मैंने एक सिंपल कैपेसिटर को सुपर कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दिया, इसे बोलते हैं सुपर कैपेसिटर। अब दूसरा रिसर्च क्या हो रहा है इस फील्ड में, दूसरा रिसर्च ये हो रहा है कि हमने बताया था कि सुपर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करने की क्षमता उतनी नहीं जितना बैटरी के पास है, लेकिन उसकी अच्छाई क्या है, एनर्जी को निकालना बहुत जल्दी से निकल, जब आप उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो बहुत जल्दी वो एनर्जी आपको दे देगा।
और बहुत जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर, स्टोर भी कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर बैटरी का गुण डाल देते हैं। और वो बैटरी गुण कैसे डाल सकते हैं, देखिए जरा आप देख लेते हैं क्या अंतर है बैटरी और सुपर कैपेसिटर में। दोनों स्टोर संचयन के डिवाइसेस, दोनों स्टोर कर एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस है। अगर आप बैटरी में आप देखते हैं तो आपने याद किया होगा कि जिंक जो +2 था वो इस पे जा रहा था, अपना इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोड को दे रहा था। ये कब, जब चार्जिंग हो रही थी। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, यही जिंक जो है फिर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक +2 के में कूद जाता था। ऐसे ही कॉपर में भी केस था। ये कॉपर +2 जो है यहाँ पे आया, ये जो प्लेट है इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लिया और कॉपर 0 में हो गया। और जब इसकी चार्जिंग हो रही है तो ये कॉपर जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसी प्लेट को छोड़ दिया और इसे आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन बाहर के सर्किट से ऐसे बहता है, तो आपका बैटरी काम करता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जिंक जब यहाँ पे जाता है इस इलेक्ट्रोड पे, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है इस प्लेट, इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, इस इलेक्ट्रोड और जो ये एनालाइट है, जो जिंक है इसके बीच में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, सुपर कैपेसिटर में क्या हो रहा है। सुपर कैपेसिटर में क्या हो रहा है, जब आप पिछला जो स्लाइड था मैं बताया कि छोटे छोटे टुकड़े, नैनो पार्टिकल, नैनो डायमेंशन के टुकड़े इस पे हम ऐसे लगा देते हैं तो इस पे एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा ढेर सारे। तो अगर इसको आप पॉजिटिव करते हो तो क्लोराइड यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे चिपक जाएगा, और फिर जब आप इसको नेगेटिव करोगे तो ये क्लोराइड फिर यहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है, क्या आप देख रहे हो, क्लोराइड यहां से गया, Cl- यहां पे जा रहा है और वहीं Cl- की तरह रह रहा है और फिर वापस आ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो है इस क्लोराइड और इस प्लेट के बीच में नहीं होगा। तो यही मूल अंतर है सुपर कैपेसिटर और बैटरी में। कैपेसिटर या बैटरी या सुपर कैपेसिटर में यही मूल अंतर है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है भाई, तुम इस इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान भी करो। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान भी हम अगर अलाउ कर देंगे तो वो मोर और लेस बैटरी की तरह काम करना शुरू कर जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे जो हम लोग नैनो पार्टिकल जो इस पे चिपकाए हुए हैं, अगर हम ऐसा नैनो पार्टिकल ले लें जो कि खुद अपना जैसे जिंक था, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक 0 बनता है और जिंक जो है +2 बन जाता है, ऐसे ये भी इलेक्ट्रॉन एक निकाल के प्लस बन जाए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके माइनस बन जाए। अगर इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होगी तो ये करंट दो तरीके से बहाएगा। पहला, जैसे ही आप इसको पॉजिटिव बनाओगे इस प्लेट को, ये खुद जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और प्लस बन जाएगा। तो ये बैटरी की तरह करंट जा रही है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो करंट बहेगा। और ये जो एनालाइट जो आप इलेक्ट्रोलाइट लिए हो, ये तो आ ही रहा है इसके ऊपर, ये इस पे आके चिपकेगा और फिर बाहर जाएगा। तो इस वाले कैपेसिटर में, सुपर कैपेसिटर में क्या हो रहा है, इसमें बैटरी वाला भी काम चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है और यहां से भी जो है करंट जनरेट हो रहा है। तो ऐसे कैपेसिटर को बोलते हैं हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर। और आजकल रिसर्च इसी फील्ड में हो रहा है ताकि जो सुपर कैपेसिटर हैं उनकी एनर्जी को और बढ़ाया जाए। सुपर कैपेसिटर में काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सुपर कैपेसिटर बहुत जल्दी एनर्जी आपको दे सकता है। जहां पे बैटरी फेल हो जाएगा वहां पे सुपर कैपेसिटर काम करना शुरू करता है। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ, इस वार्तालाप के साथ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हम लोग एक बहुत में सिंपल एग्जांपल लिया, साधारण एग्जांपल, हमने एक जो हमारे लैब में क्या किया, इससे आपको एक आइडिया आएगा कि रिसर्च कैसे किस फील्ड में किया जा रहा है। तो छोटे छोटे टुकड़े जो हम चिपका रहे थे प्लेट के ऊपर, तो हमने उस टुकड़े के रूप में एक चीज निकिल ऑक्साइड को लिया। ठीक है, NiO को लिया। और इसकी खास बात क्या है कि निकिल ऑक्साइड जो, अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण नंबर, ऐसे कहते हैं। तो निकिल ऑक्साइड जो है +2 में भी रहता है और +4 में भी रहता है। तो ये खुद ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन, ये मतलब खुद इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जो हमारी एक अपेक्षा थी कि ऐसा कुछ चिपकाएं जो खुद इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दे क्लोराइड के चिपकने के अलावा, तो ये काम, सॉरी, ये काम कर देगा। तो ये +2 से +4 में जाएगा, +4 से +2 में आएगा। जरा देखें एक्चुअल फोटो क्या है निकिल ऑक्साइड का। तो अगर आप एक्चुअल फोटो देखेंगे तो ये है हमारा एक्चुअल फोटो जो हमने बनाया। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये जो फोटो लिया गया है 40,000 गुना इसको मैग्नेट बड़ा करके फोटो लिया गया है। मैं आपको बता दूं बच्चों को
अगर आप जो सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज आपने फोटो देखा होगा, इससे देखते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से आप 10,000 गुना से ज्यादा आप नहीं देख सकते, उसका वो लिमिटेशन है। उसके बाद आप कितना भी उसमें जुगत कर लें, कितना भी लेंस उसमें बढ़ा लें, 10,000 से ज्यादा उसको आप नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आजकल नया टेक्नोलॉजी है, नया नहीं काफी दिनों से है, बट रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो हम इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन से देखते हैं कैसा हमारा चीज है। तो ये छोटे टुकड़े दिख रहे हैं आपको, जो आपको कभी नहीं दिखेंगे आंख से, ये 40,000 गुना बड़ा है। और इसका देखेंगे कितनी लंबाई, इसका लंबाई करीब 50 से 60 नैनोमीटर की, नैनोमीटर मतलब एक पे नीचे, एक पे 9 शून्य, इतना छोटा, 50 से 60 नैनोमीटर का डायमेंशन है। थोड़ा इससे और बड़ा फोटो मैं आपको दिखाऊं तो ये 80,000 गुना उसको बड़ा करके फोटो लिया गया है, और ये है पार्टिकल। ठीक है, ये हमारा है निकिल ऑक्साइड। लेकिन एक समस्या है निकिल ऑक्साइड, समस्या ये है कि निकिल ऑक्साइड कंडक्टिव नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे उससे पास करेगा, हमें तो करंट देना है, और वो कंडक्टिव नहीं है, तो उसको कंडक्टिव कैसे बनाए। तो आजकल रिसर्च होता है, इसे बोलते हैं कंपोजिटाइजेशन। जो चीज जिस पदार्थ में नहीं है, उस पदार्थ में वो चीज मिला दो, कुछ कुछ ऐसा चीज डाल दो जिससे वो हो जाए, तो इसे बोलते हैं कंपोजिट फॉर्मेशन। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा निकिल ऑक्साइड है, जो कि कंडक्टिव नहीं, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता, तो उसको तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, मेन चीज उसमें है ही नहीं। तो हमने उसको कंपोजिट बनाया, किसके साथ, आरजीओ के साथ। आरजीओ जस्ट लाइक जो आपको मैंने ग्रेफाइट बताया था, उसी का भाई है ये पेंसिल कनो। क्या होता है, ये बहुत ही कंडक्टिव होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका बनावट शीट की तरह होता है, कई सारे एक प्लेन लेयर ऐसे जुड़े होते हैं। तो हम इसको इसके साथ मिलाते हैं। अब आप पूछेंगे कंपोजिट क्या होता है, तो कंपोजिट, आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपने देखा होगा छत का जब कास्टिंग वगैरह होता है तो आरसीसी बोलते हो, रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट। इसमें आप देखेंगे, इसमें दो मटेरियल है, एक तो आपका कंक्रीट सीमेंट है, और एक इसमें आयरन बार्स है। दोनों क्यों है, कंक्रीट जो सीमेंट है वो काफी हार्डनेस देता है, काफी, और लेकिन उसके अंदर क्या है, ब्रिटलनेस है। ब्रिटलनेस मतलब कोई चीज बहुत हार्ड होती है, लेकिन उस पर आप ऐसे करोगे टूट जाएगी। तो आप घर तो कास्ट कर लोगे, लेकिन अगर थोड़ा भी जर्क लगा तो पूरा क्रैक करके टूट जाए। तो उसमें क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ये लोहे की बार। लोहे की बार में क्या है, इसके अंदर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हार्ड उतना नहीं है उसकी तरह, लेकिन ये मुड़ सकता है। तो अगर इन दोनों को हम मिक्स करके यूज करेंगे, तो हमारा घर थोड़ा बहुत जर्क रहेगा, तो उसमें कुछ नहीं होगा, और हार्ड भी रहेगा। तो इसलिए इसे बोलते हैं कंपोजिट। तो कंपोजिट का डिफिनेशन हो गया, दो पदार्थों को आप मिलाइए और उससे एक ऐसे गुण को प्राप्त कीजिए जो कि उन दोनों पदार्थों में नहीं है। तो वही इसी का फायदा उठा के हम लोगों ने यहाँ पे कंपोजिट बनाया। तो इस वाले में क्या प्रॉब्लम है, इस वाले में कंडक्टिविटी नहीं है। इसमें क्या अच्छी बात है, इसमें बहुत कंडक्टिविटी है। दोनों को हम मिला देंगे तो आप क्या देखेंगे, जो छोटे छोटे इसके पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये दोनों जो है, इसके जो लेयर है, ये जो लेयर है, इसके बीच में आके ऐसे बैठ जाए। अगर आप एक्चुअल फोटो देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो आप फोटो देखेंगे, तो ये देखिए, आपको दिख रहा है ये लेयर स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे बहुत सारे लेयर आपस में, ये आपका आरजीओ है, और ये हमारा निकिल ऑक्साइड था, हमने मिक्स किया। आप देखिए यहाँ पे जो लेयर स्ट्रक्चर के बीच में ये जो पार्टिकल है ना, वो हमारे निकिल ऑक्साइड, ये इसमें बैठ गए, ये बैठते ही इनके बीच में जाते हैं। तो आप अगर देखेंगे, जो सरफेस एरिया है इसका जो है, वो 37 मीटर, 1 ग्राम आरजीओ का 37 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है, और हमारा निकिल ऑक्साइड का 8 मीटर स्क्वायर पर ग्राम है। लेकिन जब दोनों मिक्स करके तो ये 68 मीटर स्क्वायर पर, 1 ग्राम का 68 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो बॉल्स हैं, ये जाके इसके बीच में से तो लेयर जो है क्या हो गई, आपस में थोड़ी सेपरेट हो गई, तो और एरिया एक्सपोज हो गया, और एरिया खुल गया, और इसलिए जो है ये काफी अच्छा होगा सुपर कैपिटल एप्लीकेशन। जब हमने ये बना लिया, तो आप देखिए, ये जो हमको ये दिखा रहे हैं, यही कंपोजिट हमारा एक कार्टून पिक्चर है कंपोजिट का। हमने एक निकिल का एक, जैसे आप कॉपर कोई भी एक प्लेट लीजिए जिसपे आप इसको चिपकाएंगे, तो हमने एक प्लेट लिया, और उस प्लेट पे अपना जो मटेरियल जो हमने ये बनाया है, ये मटेरियल, इसको हमने यहाँ पे ऐसे चिपका। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम, जैसे बताया कि इसको हम डिप कर देंगे, दोनों तरफ लगा के डिप कर देंगे, और इससे एक एक्सटर्नल पावर सोर्स हमने जोड़ दिया। अब जब हम यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करेंगे एक्सटर्नल पावर सोर्स से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे निकलेगा, ठीक है, और
यहाँ पे पॉजिटिव, तो जो यहाँ बीच में जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो KOH लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो OH आके इस पे आके ऐसे बैठेगा, जब OH माइनस पे बैठेगा तो सुपर कैपेसिटर का करंट, तो ये चार्जिंग होगी। और यही नहीं, निकिल जो है भी, निकिल भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि निकिल +2 से +4 में जा सकता है। तो जो करंट जो है दोनों तरीके से जाएगा, तो इस तरह से चार्ज है। जब इसको आप हटाएंगे, बल्ब लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ ऐसे आना चाहेगा। जो निकिल +4 हो चुका था वो वापस +2 में आना चाहेगा। OH वापस सोल्यूशन में कूदना चाहेगा, K+ वापस सोल्यूशन में कूदना चाहेगा। इस तरह से आपका करंट फ्लो करेगा। तो आप देखें, हमने एक प्रोटोटाइप भी डेवलप किया दिखाने के लिए। इसे बोलते हैं एक स्वेगलेक सेल, ये एक तरीका है बनाने का। आप देखेंगे ये 2 इलेक्ट्रोड है, ये जैसे प्लेट था ना वैसे ही 2 है। इसका जो ये सरफेस है, यहाँ पे हमने अपना मटेरियल लाके इसके ऊपर चिपका दिया, ठीक है। और आपको भी इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए, तो हम एक टिश्यू पेपर लेके, ठीक है, टिश्यू पेपर में उसको किसी इलेक्ट्रोलाइट में KOH के सोल्यूशन में ऐसे उसको डिप कर दिया, टिश्यू पेपर ने उसको सोख लिया। अब उसको सोख के उसको ऐसे बीच में लगा दिया। हमारा पानी की जरूरत नहीं है, टिश्यू पेपर में जितना सोखा वही पर्याप्त है। और इसमें यहाँ पे और यहाँ पे हमने अपने मटेरियल को लाके ऐसे चिपका दिया, और फिर इसको जो हमने क्लोज कर दिया, पैक कर दिया। देखिए ये सब एक साथ कर दिए, इसको पैक कर दिया। अब देखिए क्या होता है। जब हमने इसको पैक कर दिया तो हमने इसको चार्ज किया। चार्ज करने के बाद देखेंगे बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स का ये बल्ब जला रहा है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने बाहर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिया, उस एनर्जी से हमने इसको चार्ज किया। चार्ज किया मतलब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके इसको स्टोर कर लिया, और जब जरूरत पड़ी तो हमने इसको बल्ब लगा के जला लिया। ये फैन चला रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, शायद आपको, आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो चलेगा। और तो आप देखिए, ये बाहर से कोई पावर सोर्स नहीं लगा हुआ है, ये इसको लगा के ये बल्ब जल रहा है। बल्ब क्यों जला? हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पहले इसमें स्टोर किया। किस फॉर्म में स्टोर किया? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया। और फिर अब जब जरूरत पड़ी तो हमने बल्ब लगा के इसको, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहा है और ये बल्ब जल रहा है। यही नहीं, एक मैं वीडियो आपको और दिखाऊं। और ये फैन चलने लगा, छोटा फैन है, फैन चलने लगा। क्योंकि रिसर्च की जब हम शोध करते हैं प्रयोगशाला में, तो बहुत छोटे स्तर पे काम करते हैं, एक फंडामेंट मतलब बेसिक। बाद में इसको इंडस्ट्री जो है, जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं, वो इस आइडिया को लेके इसको लागू करते हैं, वो बड़े स्तर पे बनाते हैं। तो क्योंकि ये छोटे स्तर पे है, तो हमने छोटा पंखा इस्तेमाल किया। तो अभी मैं ये आशा करता हूं कि मेरे इस पूरे डिस्कशन से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या चर्चा किया। हमने चर्चा किया कि हमें क्यों जरूरत है किसी अल्टरनेटिव वैकल्पिक ऊर्जा के सोच की, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं और वो प्रदूषण के भी कारण है। कौन कौन से वैकल्पिक चीजें हैं? वैकल्पिक चीजों में बताया कि सोलर है, विंड है, और क्या, हाइड्रो, मतलब सूरज, जल, हवा। समस्या क्या है? समस्या ये है, 2 समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये वैकल्पिक सोर्सेस हैं, ये जो हैं इंटरमिटेंट है, ये हमेशा नहीं उपलब्ध होते हैं। कभी क्लाउडी डे है, रात है, हवा नहीं चल रहा है, सूखा पड़ गया है, उस अवस्था में ये आपको नहीं देंगे। उस दौरान हमें ऊर्जा को स्टोर करना पड़ेगा, और ऊर्जा को स्टोर करने के लिए आज में वर्तमान में उतना इफिशियंट, उतना अच्छा टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। जो बैटरी है वो उतना अच्छा नहीं कर रहा, इसलिए हमें रिसर्च की जरूरत है इस फील्ड में। तो वो मैं दिखाया, और मैं आपको दिखाया कैसे हम रिसर्च करते हैं। तो मेरा जो रिसर्च फील्ड था सुपर कैपेसिटर, जिसका फायदा बैटरी के ऊपर ये है कि सुपर कैपेसिटर वो काम करता है जो बैटरी नहीं कर पाता है। जहां पे बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वहां पे बैटरी फेल हो जाएगा, सुपर कैपेसिटर वहां पे काम करेगा। तो ये एक तरीका है दिखाने के लिए कि कैसे रिसर्च होता है। और अभी भी बहुत सारे पूरे देश दुनिया में लोग बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं सुपर एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस पे, जो कि बैटरी और सुपर कैपेसिटर है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए। और ये जो कार्य, जो मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण लिया था लैब से, वो हमारे ग्रुप में एक मेंबर है मयंक का काम है। तो इसी के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूं,
और धन्यवाद। अगर आपके पास कुछ प्रश्न हो तो मुझे जरूर खुशी होगी उसका उत्तर देने की। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर धीरेन जी। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत छोटी-छोटी बातों के बारे में बताया और छोटी-छोटी बातों से लेके हमें आज का रिसर्च क्या है और कैसे लोग समझते हैं, कैसे मतलब औद्योगिक क्षेत्र में लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लग रहा होगा और जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो बाद में भी देखेंगे, वो कमेंट भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मैं पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। डॉक्टर रावेन जी। हाँ जी, सर मैं पुनः एक बार सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, इसमें शिक्षकों का, विद्यार्थियों का, जो हमारे इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़े रहते हैं और हम लोगों का भी उत्साहवर्धन करते हैं। निश्चित ही हमारे विद्यार्थी और शिक्षक आज के व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे। मैं आईआईटी की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद हमारे लिए समय निकाला और हमारे विद्यार्थियों को बहुत ही बेहतर तरीके से हिंदी में समझाया। इससे हमारे विद्यार्थी निश्चित ही अपने स्तर की बातें सुनकर लाभान्वित हो रहे हैं और उनका उत्साहवर्धन हो रहा है। हम इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर रावेन जी। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर राय साहब का और उसके साथ मैं धन्यवाद करता हूँ अपने टीम का, डॉक्टर मृगनयन जी, डॉक्टर आशीष जी, डॉक्टर कुशवाहा जी और जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, नीरज सोनी, प्रवीण कौशल और भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ मैं विराम देता हूँ और कोशिश करूँगा कि नए उसमें एक नए विषय पे एक नई चर्चा के साथ, नए उत्साह के साथ हम लोग फिर से अगले बुधवार को उपस्थित हो। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद। प्रवीण प्लीज।